हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू द आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीआईसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में हम 50 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। मीन्स हमने अभी तक 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसमें ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, इसमें भी 50 क्वेश्चंस हैं। मीन्स हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम तक हम इनको डेली कंटिन्यू करेंगे कि हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होंगे। सो अगर अभी तक आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाने से, जब प्रेशर कुकर है, हम जब प्रेशर कुकिंग करते हैं तो उसमें खाना पकाने से क्या होता है? पोषक तत्व तो नष्ट नहीं होते हैं, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम लगता है या उपयुक्त सभी। तो जब प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है तो उसमें न्यूट्रिशन भी रिटेन रहता है। मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, खाना जल्दी बन जाता है और टाइम भी कम लगता है। तो ये उपयुक्त सभी, इसके ऑल द ऑप्शंस जो हैं, सभी ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। तो प्रेशर कुकर में खाना बनाने से खाना जल्दी बन जाता है और श्रम भी कम लगता है। मीन्स मेहनत कम लगती है और न्यूट्रिएंट्स भी खराब नहीं होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। दूध में जो हम मिलावट होता है, अगर कुछ दूध में कुछ एडल्ट्रेंट मिलाया गया है तो उसमें मिलावट को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? तो उसके लिए लैक्टोमीटर को यूज़ करते हैं। देखो, इसमें जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो मोस्टली जीआईसी एग्ज़ाम के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं, प्रीवियस पेपर से ही लेके हैं। देखो, ये 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। तो मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो जीआईसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। एंड अगर आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीआईसी लेवल का हो या नेट लेवल का हो, तो उन सब के लिए ये जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं? तो वो होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का यूज़ करके हम देखते हैं कि मिल्क में कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पकाने के लिए किस तेल में सबसे अधिक वसीय अम्ल होते हैं? जो कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करने के लिए जो ऑयल यूज़ किया जाता है, तेल यूज़ किया जाता है, तो उस तेल में, कौन से तेल में सबसे ज़्यादा इसेंशियल फैटी, सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ पे इसेंशियल नहीं दिया है, तो दिया क्या है? सॉरी, इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड मीन्स EFA भी कहीं कहीं शॉर्ट में लिखा होता है। तो आपको EFA का मतलब होता है इसेंशियल फैटी एसिड्स। मीन्स पकाने का ऐसा कौन सा तेल है जिसमें सबसे ज़्यादा इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? मूँगफली का तेल, नारियल का तेल, सनफ्लावर तेल या कैस्टर ऑयल। तो जो कुकिंग ऑयल है जिसमें सबसे ज़्यादा इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मूंगफली का तेल। जो ग्राउंडनट ऑयल होता है उसमें सबसे ज़्यादा 40% इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसे का वह गुण जिसमें रेसे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? लाइक कोई रेसा है, फाइबर है, उसको दबाया, उसको डिक्रीज़ किया, उसका जो शेप था उसको शेप से डिफॉर्म कर दिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया तो वो फिर से जो उसका अपना पहले वाला शेप था उसी शेप में आ जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रेजिलेंसी या प्रतिस्कंदता। मीन्स फाइबर ले लो या कोई फैब्रिक ले लो, इसको डिफॉर्म किया, डिक्रीज़ किया, उसको छोड़ दिया, कुछ टाइम के बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो उसको कहते हैं रेजिलेंसी। जैसे पॉलिस्टर हो गया या नायलॉन हो गया, इन सब के जो कपड़े होते हैं, इनसे जो बने कपड़े होते हैं, इन पर देखो आयरनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर इनको वॉश किया, वॉश करने के बाद इनको हैंग कर दिया तो हैंग करने पे अपने प्रॉपर शेप में आ जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं रेजिलेंसी। मीन्स वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाना, उसको बोलते हैं रेजिलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धागे की सूक्ष्मता आधारित होती है। सूक्ष्मता मीन्स फाइननेस। अगर कोई फाइबर है या यार्न है, उसकी जो फाइननेस है वो किस पे डिपेंड करती है? तो जो फाइननेस है यार्न की वो डिपेंड करती है, यहाँ पे दिया है धागे का वजन। वजन मीन्स वेट एंड काउंट। अगर हम फाइननेस की बात करते हैं तो ये वेट और काउंट पे डिपेंड करती है, धागे के वजन पर डिपेंड करती है। जितना फाइन होगा उसकी वेट और काउंट उतने ही फाइन होंगे, तो ये होता है फाइननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी वस्त्र की रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने के विशेषता को क्या कहते हैं? अगर कोई वस्त्र है, कोई फैब्रिक है, उसको रगड़ना मीन्स एब्रेशन करना, उसमें वो कपड़े से कपड़ा रगड़ना या कोई मटेरियल से कपड़े को रगड़ना, तो वो रगड़ने की जो उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एब्रेशन रेसिस्टेंस।
मीन्स जब कपड़े को आपस में रगड़ते हैं या कपड़े को किसी मटेरियल से रगड़ते हैं तो कभी कभी देखो अगर कॉटन का कपड़ा है उसको दीवार पे रब करो तो उसमें पिलिंग हो जाती है, मीन्स उसके ऊपर ऐसे गोल गोल बॉल्स पिलिंग बन जाते हैं। मीन्स ये है एब्रेशन रेसिस्टेंस, मीन्स किसी कपड़े को अगर हम रब कर रहे हैं, रगड़ कर रहे हैं तो वो कितना उसमें स्ट्रेंथ है, वो ख़राब नहीं होता है, इसको बोलते हैं एब्रेशन रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है? तने मतलब स्टेम वाला फाइबर नहीं है, इनमें से कौन है जो स्टेम वाला फाइबर नहीं है? तो यहाँ पे हो गया लिनिन है, जूट है, हेम्प है और कपोक है। तो जो कपोक है ये सेलुलोज से बनता है और ये फ्रूट फाइबर होता है, ये फ्रूट पे होता है, ये फ्रूट होता है, फ्रूट के जो बाहर बाहर ये फाइबर्स होते हैं उसको बोलते हैं कपोक। और कपोक जो है ये नेचर में सेलुलोजिक होता है, सेलुलोजिक होता है नेचर में। बाकी ये जहाँ लिनिन हो गया, जूट है, हेम्प है, ये सभी क्या हैं? ये सभी स्टेम फाइबर हैं। और यहाँ से आपको बताना है कि अगर यहाँ पे हमने स्टेम फाइबर पढ़ लिए कि स्टेम फाइबर कौन कौन से, हमने फ्रूट फाइबर भी देख लिया कि फ्रूट फाइबर कपोक है, बचा क्या? लीफ फाइबर। तो लीफ फाइबर कौन सा होता है? इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि जो लीव्स के फाइबर होते हैं, जो लीफ से, पत्ती से जो फाइबर निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? वैसे हम लोग दो पढ़ते हैं, तो आपको अगर दोनों के नाम पता है तो दोनों, अगर आपको एक का नाम पता है तो एक, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि लीफ फाइबर कौन से फाइबर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूती कपड़े की सिकुड़न प्रक्रिया को किस प्रक्रिया के द्वारा कम किया जाता है? मीन्स अगर जो कॉटन का क्लॉथ है उसमें अगर सिकुड़न हो रही है, ठीक है, तो उसको कैसे कम करते हैं? तो ये सनफराइजेशन की जो प्रोसेस होती है, सनफराइजेशन के थ्रू कपड़े की जो सिकुड़न है उसको कम किया जाता है। मर्सराइजिंग से तो मॉइस्चर इम्पार्ट करते हैं, लस्टर इम्पार्ट करते हैं। फेल्टिंग ये वूल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है? इनमें से कौन सा है प्रोटीन फाइबर नहीं है? तो ऊन है, मुहायर है, कश्मीरी ऊन है या लिनन है? तो हम बात करते हैं लिनन की। लिनन जो है ये सेलुलोजिक फाइबर है और ये स्टेम फाइबर है, ठीक है। सेलुलोज, अगर हम लिनन की बात करें तो ये स्टेम फाइबर है, सेलुलोजिक नेचर का होता है। यहाँ पे बात की है प्रोटीन की, तो ऊन हो गया, मुहायर हो गया, कश्मीरी ऊन हो गया, सिल्क हो गया, ये सब हैं, ये प्रोटीन फाइबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है? भेड़ से किसको प्राप्त करते हैं? वूल को, मीन्स ऊन को भेड़ से निकालते हैं। अब यहाँ पे बात किया गया है कि जो जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्लीस। जो जीवित भेड़ से काटा या उतारा जाता है उसको हम कहते हैं फ्लीस। और जो जानवर को मारने के बाद निकालते हैं उसको बोलते हैं पुल्ड वूल। जो जानवर को मार देते हैं उसके बाद फिर उसकी शेयरिंग करते हैं, बाल निकालते हैं, उसको बोलते हैं पुल्ड वूल। और जो जीवित भेड़ से निकाला जाता है उसको बोलते हैं फ्लीस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊन की मैट की विशेषता कहते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि फेल्टिंग जो है वो ये वूल की एक प्रॉपर्टी है। इसमें जो वूल के फाइबर्स हैं उनको एक साथ रख के अगर उन पर प्रेशर और टेम्परेचर देंगे तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे और एक फैब्रिक बना देते हैं जिसको फेल्ट फैब्रिक कहते हैं। और इस प्रोसेस को फेल्टिंग कहते हैं। तो ये फेल्ट फैब्रिक बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम फेल्टिंग कहते हैं। तो ये इसको उनकी मैट विशेषता भी कहते हैं। और उनकी मैट विशेषता क्या है? फेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, या सीधे तंतुओं से बनाया जाता है? देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि डायरेक्ट फाइबर से बनाया जाता है, तो ये होता है फेल्ट। जो फेल्टेड फैब्रिक होते हैं ये डायरेक्ट फाइबर से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, रेशम में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ये होता है फाइब्रिन प्रोटीन। जो फाइब्रिन प्रोटीन होता है ये रेशम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं? तो सिल्क विज्ञान को सेरीकल्चर कहते हैं। तो जहाँ पे जो रेशम कीट का पालन करते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे रेशम कीट को पालन करके रेशम निकालते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडे से कीड़े बनने तक की अवस्था का कौन सा क्रम सही है? मीन्स जो अंडा है, अंडे से कीड़ा बनता है, तो ये पहले तो ये प्रोसेसिंग किसकी है? ये सिल्क की प्रोसेसिंग है। सिल्क वॉर्म का जो ये इसमें जो स्टेजेस दी हैं ये सिल्क वॉर्म की स्टेजेस दी हैं कि अंडे से कीड़ा बनने तक की जो पूरी प्रोसेस है
उसका सही क्रम क्या है? तो उसका सही क्रम है अंडा। देखो पहला हमें दिया है अंडा, दूसरा भी हमें दिया है कीड़ा, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें पहले प्यूपा दिया है, नीचे कीड़ा दिया है, तो ये दोनों गलत हो गए ऐसे ही। क्योंकि अंडे से कीड़ा की बात की है तो अंडा ये है, यहाँ से कीड़ा है, अंडे के बाद लार्वा, फिर प्यूपा और कीड़ा, तो ये इसकी प्रॉपर सीक्वेंस है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता है, अम्ल का असर नहीं होता है, वह प्लाइबल होता है। प्लाइबल मीन्स स्पिनेबल होता है, मीन्स ऐसा फाइबर जिस पे हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, एसिड का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, और वो उसको स्पिन भी किया जा सकता है, स्पिनिंग भी होती है उसमें। तो ये कौन सा होता है? ये होता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या है? ये मिनरल फाइबर है जिस पे हीट का इफेक्ट नहीं होता है, एसिड का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, और ये स्पिनेबल होता है, इसको स्पिन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रासायनिक रूप से नायलॉन है। नायलॉन क्या है? रासायनिक रूप से नायलॉन जो है ये पॉलीएमाइड है, एमाइड से मिलके बनता है और बहुत सारे एमाइड्स होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉलीएमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित डाई में से कौन सी डाई कैटायनिक प्रकृति की है? कैटायनिक मीन्स इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? जो बेसिक डाइज होती हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एसिड डाइज पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे हमने बात की है कैटायनिक। कैटायन मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स बेसिक डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक रंजक है, मीन्स प्राकृतिक रंजक मीन्स नेचुरल डाई, प्राकृतिक मीन्स नेचुरल डाई, रंजक मीन्स डाई। तो इसमें से नेचुरल डाई कौन से होते हैं? अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित, प्रकाश एवं धुलाई के प्रति अधिक पक्के, मॉडर्न से पक्के होते हैं जो कि पर्यावरण मित्र हैं, कम महंगे एवं बहुतायत में उपलब्ध। जो नेचुरल डाई होती हैं, नेचुरल डाई हमें नेचर से मिल रही हैं, तो मीन्स वो इको फ्रेंडली होंगे और उनमें एलर्जी भी नहीं होगी। तो नेचुरल डाइज वो डाइज होती हैं जो इको फ्रेंडली होती हैं और उनमें एलर्जी भी नहीं होती है, तो ये होती हैं नेचुरल डाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है, जो बाथोक्रोमिक डाई है ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि एक बाथोक्रोमिक डाई है, तो इसको ये बाथोक्रोमिक नाम क्यों दिया गया है? तो इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। ये वाटर बाथ में बनाए जाते हैं जिससे क्रोमोजन होता है, ये क्रोमोजन के रंग को हल्का करते हैं, ये क्रोमोजन के रंग को गाढ़ा करते हैं, विट की ऑक्सोक्रोम थ्योरी को दृढ़ करते हैं। तो जो बाथोक्रोमिक डाई हैं, तो विट ने एक ऑक्सोक्रोम थ्योरी दी थी, और ये जो बाथोक्रोमिक डाई है ये ऑक्सोक्रोम थ्योरी के अकॉर्डिंग है, इसीलिए इनको दिया गया है नाम बाथोक्रोमिक डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सल्फर रंजक हैं, जो सल्फर डाइज होती हैं इनको वेट डाइज भी बोलते हैं, और ये जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं। जो सल्फर डाइज होती हैं, जो वेट डाइज होती हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्पर्स डाइज। जो डिस्पर्स डाइज है इनको और क्या कहते हैं? तो डिस्पर्स डाइज को एसीटेट डाइज भी कहते हैं। जो डिस्पर्स डाई जो होती हैं इनको एसीटेट डाई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? मीन्स हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक नहीं है। इनमें से कौन सी टेक्निक है जो हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक नहीं है? अगर हम हैंड प्रिंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग है ये हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक नहीं है। बाकी ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, स्टेंशियल प्रिंटिंग है, ये सभी हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक हैं, बट जो ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग है ये हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल के कांथा में मुख्यतः जो इस्तेमाल होती है वो कढ़ाई कौन सी है? जो बंगाल की, वेस्ट बंगाल की जो एम्ब्रॉयडरी है वो क्या है? वो है कांथा। और कांथा में कौन सी स्टिच या कौन सी एम्ब्रॉयडरी स्टिच यूज होती है? तो वो होती है रनिंग स्टिच। कांथा की जो एम्ब्रॉयडरी है उसमें जो स्टिच यूज होते हैं वो रनिंग स्टिच उसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी इज़ नोन एज। जो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी है उसको क्या कहते हैं? तो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को कसीदा कहते हैं। ठीक है, कसूती कहाँ से फेमस है? यहाँ पे आपको बाकी 3 एम्ब्रॉयडरी दिए हैं ऑप्शन में, एक तो पुलकारी है, चिकनकारी है, कसूती है। तो चिकनकारी तो ऑब्वियसली सबको पता होगा, ये लखनऊ से फेमस है, लखनऊ यूपी। बाकी बची कौन सी? पुलकारी। ठीक है, ये पुलकारी एम्ब्रॉयडरी हो गई, और उसके बाद कसूती एम्ब्रॉयडरी हो गई। तो आपको दोनों बताने हैं कि ये दोनों एम्ब्रॉयडरी कहाँ से फेमस है, मीन्स पुलकारी कहाँ की एम्ब्रॉयडरी है और कसूती कहाँ की एम्ब्रॉयडरी है। अगर हम कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो कश्मीर की जो एम्ब्रॉयडरी है उसको हम कसीदाकारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
निम्नलिखित में से कौन सा कढ़ाई का टाका नहीं है? इनमें से कौन सा कढ़ाई का टाका मीन्स एम्ब्रॉयडरी का स्टिच नहीं है? टाका मीन्स स्टिच, कौन सा एम्ब्रॉयडरी का स्टिच नहीं है? तो ऑप्शंस क्या हैं? दबका, मेंथी, फंदा, मुर्री। तो ये दबका जो है ये कोई भी स्टिच नहीं है, दबका कोई भी स्टिच नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो स्पेशल बंधानी ऑफ मदुरई तमिलनाडु इज नोन एज। जो तमिलनाडु मदुरई में जो स्पेशल बंधानी को यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सुनगड़ी। जो तमिलनाडु की जो बंधानी है, या हम टाई एंड डाई बोल सकते हैं, जो तमिलनाडु में जो टाई एंड डाई की जाती है उसको सुनगड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शबनम और आबे रवा किसके नाम है? तो जो शबनम और आबे रवा हैं ये मसलिन के, जो मसलिन क्लॉथ होता है उसके नाम है शबनम और आबे रवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाइपिन को काटा जाता है, पाइपिन जिससे जो नेक लाइन फिनिशेस, जो नेक लाइन होती है उनको फिनिश करते हैं, बोलते हैं ना पाइपिन पट्टी लगाना है। तो ये पाइपिन पट्टी को कितने एंगल पे काटा जाता है? तो 45 डिग्री वार्प पे काटा जाता है। अगर हम पाइपिन की बात करें तो इसको 45 डिग्री एंगल के वार्प पे काटा जाता है, मतलब वार्प फेस्ड होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाह जो कि कंधे व पोशाक के थोक व गले का भी हिस्सा है, मीन्स ऐसी स्लीव्स, ठीक है, बाह मतलब स्लीव्स, जो कोई लाइक कोई ड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे इसमें जो स्लीव्स हैं वो कंधा और जो यहाँ पे इनमें अलग से इनको स्टिच नहीं करते हैं, ड्रेस से ही ऐसे जुड़ी होती हैं, ये पूरी ड्रेस में जुड़ी होती हैं, इनमें अलग से यहाँ पे स्टिच नहीं करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं रैगलॉन स्लीव। जो रैगलॉन स्लीव्स होती हैं वो पूरी ड्रेस में अटैच्ड होती हैं, इनको अलग से सिला नहीं जाता है, तो ये होती हैं रैगलॉन स्लीव। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो जो लीफ फाइबर है, तो लीफ फाइबर कौन सा है इसका एग्जांपल आपको देना है। उसके बाद फुलकारी एम्ब्रॉयडरी और कसूती एम्ब्रॉयडरी, ये दोनों एम्ब्रॉयडरी कहाँ की हैं, इनके आंसर देने हैं आपको। तो आपके पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। एक तो लीफ फाइबर कौन सा है, दूसरा फुलकारी एम्ब्रॉयडरी कहाँ के फेमस है, और कसूती एम्ब्रॉयडरी कहाँ से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है, मीन्स डायरेक्ट ड्रेस को यूज़ करके नमूने काटते हैं, उसको बोलते हैं ड्रेप करना, ड्रेपिंग पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिक लंबी जो गर्दन रूपी दोष को छुपाने के लिए किस प्रकार के कॉलर का प्रयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। कोई पर्सन है, उसका जो नेक रीजन है, जो गर्दन जो है लंबी है, तो उसको किस टाइप के कॉलर का प्रयोग करना चाहिए कि उसका जो गर्दन है वो लंबा ना दिखे। तो अधिक चौड़ी और चपटी जो कॉलर्स होती हैं उनका यूज़ करना चाहिए। जब चौड़ी और चपटी कॉलर्स यूज़ करेंगे तो जो गर्दन की जो लंबाई है वो कम दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सजावटी कार्य को कई पंक्तियों में चुन्नटें बनाकर परिधान वस्त्र में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। जब कोई वस्त्र बना रहे हैं, परिधान बना रहे हैं, उसको सजावट के लिए उसमें चुन्नटें यूज़ करें, तो चुन्नटों को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्लीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धुलाई के कर्मक हैं, मीन्स ऐसे कौन से कर्मक हैं जो वॉशिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो हो गया डिटर्जेंट, नील और माड, ये धुलाई के कर्मक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैवेल वाटर पानी या जैवेल वाटर जो है वो किस काम आता है। तो ये जैवेल वाटर को हम ब्लीचिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो ब्लीचिंग का काम क्या होता है, जो दाग होते हैं उनको छुटाना। तो अगर कपड़े पे जो दाग लग गया है उसको छुटाने के लिए जैवेल वाटर को यूज़ किया जाता है। साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर हम साबुन की जगह पे हम डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं। क्योंकि जो अगर हम सोप यूज़ कर रहे हैं, हम साबुन यूज़ कर रहे हैं, तो हार्ड वाटर में जो सोप है वो फोम नहीं देती है, झाग नहीं बनाती है। वहीं अगर हम डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं या संश्लेषित अपमार्जक यूज़ कर रहे हैं तो जो हार्ड वाटर है उसमें भी ये फोम बनाते हैं, तो इससे कपड़े अच्छे साफ़ होते हैं। इसलिए जो संश्लेषित अपमार्जक हैं ये कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं, इसलिए इनको साबुन से अच्छे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सफ़ेद सूती कपड़ों से कॉफ़ी चाय के दाग को हटाने के लिए निम्न में से क्या प्रयुक्त किया जाता है। कोई सफ़ेद कॉटन का कपड़ा था, उस पर कॉफ़ी या चाय के दाग लग गए हैं, तो उसको हटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो उनको कॉफ़ी और चाय के दाग हटाने के लिए बोरेक्स पाउडर और उबलता पानी यूज़ करते हैं। मीन्स बोरेक्स पाउडर और उबलता पानी यूज़ करेंगे तो कॉफ़ी और चाय के दाग जो है वो साफ़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को कहते हैं। देखो हमें परिवार के लक्ष्य पूरा करने हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, होम मैनेजमेंट करेंगे। तो गृह प्रबंधन जो है, गृह प्रबंधन में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया को गृह प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है। मीन्स ऐसा कौन सा वर्ड है जो कानूनी शब्द है जिसको मीन्स यूज़ करते हैं अगर कोई ऑफिशियल वर्क हो रहा है तो उस ऑफिशियल वर्क में कौन सा टर्म है जो यूज़ किया जाता है कि जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है, तो वो होता है चल संपत्ति बंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गृह प्रबंधन है। गृह प्रबंधन क्या है, जो भी हमारे पास सोर्स या जो भी रिसोर्स हमारे पास हैं उनको इस तरह से प्रयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, इसको हम कहते हैं गृह प्रबंधन। मीन्स हमारे पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको इस तरह से यूज़ करना कि हमारे जो भी गोल्स हैं उनकी प्राप्ति हो, तो उसको हम बोलते हैं गृह प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तित्व मानव संसाधन है। मीन्स कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमें पता है क्या, स्किल है, इंटरेस्ट है, एबिलिटी है, ये सब आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो यहाँ पे जो कौशल, अभिवृत्ति और ज्ञान मीन्स स्किल, एबिलिटी, नॉलेज, ये सब आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि मानव संसाधन विकास करना, कि ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, कि कैसे रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए, ये होता है एजुकेशन का मेन महत्वपूर्ण कार्य है कि कैसे जो मानव संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच डज नॉट कम अंडर कम्युनिटी डेवलपमेंट। इनमें से कौन जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंडर में नहीं आता है। तो ऑप्शंस क्या है, स्टेट लेवल, कंट्री लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंडर में नहीं आता है वो है विलेज लेवल। जो विलेज के लेवल पे जो होता है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंडर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बिजली के उपकरण में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। कोई बिजली का उपकरण है, लाइक फ्रिज है, उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है, तो ये थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, जो भी आँच है या आँच के यहाँ पे आँच का क्या मैं कहना है, टेम्परेचर। जैसे अवन है, ठीक है, अवन है, उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है, तो उसमें थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, जो भी अवन में जो हीट हो रही है उस हीट को एक टेम्परेचर पे बना के रखना, उसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम होता है टेम्परेचर को एक जगह पे बना के रखना। जो घरेलू उपकरण के निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सर्वाधिक टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला और चलन अनुरक्षण धातु कौन सा है। तो जो स्टेनलेस स्टील होती है, क्योंकि हमने देखा ना जो घर में जो बर्तन होते हैं उनमें कभी कोई जंग नहीं लगती है, वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, तो वो किससे बने होते हैं, वो स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, किचन नेवर हैज़ दिस शेप। किचन कभी इस शेप का नहीं होना चाहिए। वो कौन सा है, जो वी शेप के किचन है, ये नॉर्मली वी शेप के किचन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैक्यूम क्लीनर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो वैक्यूम क्लीनर है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ संक्शन इफेक्ट। जो संक्शन इफेक्ट का प्रिंसिपल है वैक्यूम क्लीनर इसी पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉमन रेफ्रिजरेंट्स यूज इन रेफ्रिजरेटर इन दीज डेज इज। जो रेफ्रिजरेटर में जो कॉमन रेफ्रिजरेंट्स यूज़ होते हैं वो आजकल क्या यूज़ होते हैं, तो ये है फ्रेऑन 12। अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो आजकल रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन 12 यूज़ किया जाता है। इसको डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, इसका ये सेकेंड नेम है डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। बट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे फ्रेऑन 12 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है। अगर घर में गंदगी फैल रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, चूहे तथा छिपकली, कॉकरोच, मच्छर मक्खी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये घर में गंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आधुनिक समय में पर्दे, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र क्या है। आजकल आधुनिक समय में आजकल के टाइम में अगर पर्दे, कालीन ये सब साफ़ करना है तो उसके लिए क्या है, सबसे बेस्ट माना जाता है वैक्यूम क्लीनर को। आजकल अगर सफाई के लिए
वैक्यूम क्लीनर को बेस्ट माना जाता है। सो नाउ क्वेश्चन आपके लिए क्या था, जो लीफ फाइबर होते हैं, ठीक है, जो लीफ से जो फाइबर मिलते हैं उनके एग्जाम्पल देने हैं आपको कि लीफ फाइबर कौन कौन से हैं। उसके बाद फुलकारी एम्ब्रॉयडरी जो है ये कहाँ से फेमस है। उसके बाद क्या है, कसूती एम्ब्रॉयडरी, तो जो कसूती एम्ब्रॉयडरी है ये कहाँ से फेमस है। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये सीरीज़ हम पूरा एग्ज़ाम तक डेली कंटिन्यू रखेंगे और हर एक सेट में 50 क्वेश्चन है, तो हम 50 क्वेश्चन हम डेली प्रिपेयर करेंगे। तो इसका ये 3rd पार्ट था और इसके 2 पार्ट्स पहले आ चुके हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।